Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है हमने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ है जहाँ पर हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कवर कर ली और जो हमारी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से कुछ जर्नल एंट्रीज आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। And our first transaction is amount due from Ram ₹10,000 is not recoverable। कि राम से आपको 10,000 मिलने थे बट अब वो मिलेंगे नहीं। इस ट्रांजैक्शन का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम इसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों से सीखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि राम से हमें कितने मिलने थे 10,000, जो कि अब वो नहीं मिलेंगे। राम हमारा क्या बन चुका है, राम बन चुका है हमारा बैड डेट। और बैड डेट क्या होते हैं ये मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में सिखाया था कि जब हमें किसी से पैसा मिलना होता है बट वो अगर हमारे पैसे हमें वापस नहीं करता वो बन जाता है हमारा बैड डेट। पहला अकाउंट किस पे इफेक्ट हुआ, फर्स्ट अकाउंट पे इम्पैक्ट आया आपके बैड डेट अकाउंट पे क्योंकि आपके बैड डेट इंक्रीज हुए। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, राम के अकाउंट पे, क्योंकि पैसा किसे पे करना था, पैसा पे करना था राम को, जो कि राम अब आपको पैसे नहीं पे कर रहा। किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया ये तो हमने देख लिया। अब हम इस ट्रांजैक्शन को पहले कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से, फिर कर लेंगे इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से। किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक बैड डेट अकाउंट पे, सेकंड इज राम अकाउंट। पहले हम इसको कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में बैड डेट कहाँ पर आते हैं, बैड डेट आते हैं आपके एक्सपेंसेस में। और राम क्या था आपका, राम था आपका डेटर क्योंकि आपको उससे पैसे मिलने थे। राम को हम कहाँ पर कंसीडर करेंगे, राम को कंसीडर करेंगे हम अपने एसेट्स अकाउंट में। अब एक्सपेंसेस और एसेट्स का क्या रूल था, एसेट्स का क्या रूल था, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, और एक्सपेंसेस का भी सेम रूल था। आपके डेटर्स डिक्लाइन हुए हैं इसलिए हम उसको जर्नल एंट्री में करेंगे क्रेडिट। आप यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे, टू राम। और बैड डेट आपका क्या हुआ, बैड डेट आपका एक टाइप का लॉस हुआ है और आपका रूल क्या बोलता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड डिक्रीज आर क्रेडिटेड। इसलिए आप डेबिट क्या करोगे, डेबिट करोगे आप बैड डेट अकाउंट को। यहाँ पर लिखोगे आप जर्नल एंट्री में बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट रहेगा आपका 10,000 और यहाँ पर भी अमाउंट रहेगा आपका 10,000। ये कर दी हमने जर्नल एंट्री। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे एक नरेशन, और नरेशन में आप क्या लिखोगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम हैज़ बिकम बैड डेट। या आप जो भी आपको इससे समझकर जो भी आपको नरेशन लिखनी है आप वो अपनी वर्ड में लिख सकते हो। ये थी आपकी मॉडर्न अप्रोच से। अब हम कर लेते हैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच में बैड डेट कहाँ पर रहेंगे, बैड डेट रहेंगे आपके नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये आपका एक टाइप का लॉस हुआ है, हम इसको करेंगे डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। और सेकंड अकाउंट किस पे इम्पैक्ट हुआ था, राम पे। और राम किस में आता है, पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम गिवर कैसे हुआ, सपोज करो अगर राम आपको कैश पे करता तब राम क्या होता, गिवर। बट अब राम ने आपको एक भी रुपया नहीं दिया बट फिर भी वो गिवर है। गिवर क्यों है, क्योंकि पहले जब आपने राम को प्रोडक्ट बेचा होगा तब आपने राम को एज अ रिसीवर शो किया था, क्योंकि अब उसने आपको एक भी पैसा नहीं दिया तो आपको उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता लग चुका है कि वो बैड डेट बन चुके हैं। इसलिए जब पहले राम को आपने रिसीवर दिखाया था, जब आपने उसको गुड्स बेचे होंगे, अब आपको उसका अकाउंट क्लोज करना है इसलिए आप उसे क्या बनाओगे, गिवर। आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द गिवर। ये रही आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से। मैंने दोनों अप्रोचेस से सिखा दी है जर्नल एंट्री। आपको जो भी अप्रोच इजी लग रही हो आप उस अप्रोच से ट्रांजैक्शंस करते चलो। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रवि इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी ऑन अ डेट ऑफ ₹10,000। कि रवि क्या हो चुका है, रवि हो चुका है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, रवि का दिवालिया निकल चुका है बट वो आपको कितना पे करेगा, वो 60 पैसा पे करेगा। लाइक अगर जहाँ पर 1 रुपया देना है वो आपको सिर्फ 60 पैसा देगा
और टोटल कितना देना था उसे 10,000। सो 10,000 में से एटलीस्ट वो कितना पे करेगा आपको पता है वो 1 रुपये में से आपको 60 पैसे पे कर रहा है, मतलब 60% आपको अमाउंट पे कर सकता है। और जो 40% अमाउंट पे नहीं कर रहा वो क्या बनेगा वो बनेगा आपका बैड डेट। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया? पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा? आपको कैश मिला होगा। सो कैश कितना मिला होगा? कैश मिला होगा आपको 60%। सो फर्स्ट इम्पैक्ट आया आपके कैश अकाउंट पे। सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा? बैड डेट अकाउंट पे, क्योंकि उसने 40% अमाउंट आपको नहीं पे किया। सो 40% क्या बनेगा आपका? बैड डेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 में से वो सिर्फ 60% पे कर रहा है सो 40% क्या बनेगा आपका? बैड डेट। और थर्ड इम्पैक्ट किस पे आएगा? रवि के अकाउंट पे, क्योंकि रवि इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब आपको उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा अपनी बुक से। सो थर्ड इम्पैक्ट आया आपके रवि के अकाउंट पे। सो अब हम पहले से कर लेते हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में रवि कहाँ पर आएगा? पर्सनल अकाउंट में। कैश कहाँ पर आएगा? कैश आएगा आपका रियल अकाउंट में। और बैड डेट कहाँ पर रहेंगे आपके? बैड डेट रहेंगे आपके नॉमिनल अकाउंट में। सो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो आपका एक तरीके से बैड डेट को आप बोल सकते हो एक टाइप का लॉस हुआ है। सो आप उसको जर्नल एंट्री में क्या करोगे? डेबिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट। और उसने आपको 60% कैश पे किया है, इसलिए आप 60% कैश शो करोगे। सो कैश अकाउंट किस में आता है? रियल में। रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। 60% तो कैश आया है ना आपके पास, इसलिए आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और उसके बाद थर्ड इम्पैक्ट किस पे आया? रवि पे। रवि क्या है? गिवर, इसलिए आप रवि को क्या करोगे? जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू रवि। और बैड डेट कितने के बने आपके? 10,000 मिलने थे, 6,000 कैश आया। सो बैड डेट बना आपका 4,000। 6,000 आपको कैश मिला है। और रवि का अकाउंट कितने से क्लोज होगा? 10,000 से। सो आप रवि का अकाउंट क्लोज करोगे 10,000 से। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे, बेइंग 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम रवि ऑफ टोटल अमाउंट 10,000। ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम सीखेंगे अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो जिन बच्चों ने ट्रेडिशनल फॉलो करनी है वो ट्रेडिशनल फॉलो करें, जिन्होंने मॉडर्न फॉलो करनी है वो मॉडर्न फॉलो करें। सो मॉडर्न अप्रोच में रवि आपका क्या था? रवि था आपका डेटर, क्योंकि आपने उसको कभी सामान बेचा होगा तभी वो आपको पैसे पे कर रहा है। सो अब रवि इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब आपके डेटर डिक्लाइन हो गए। सो एसेट्स का क्या रूल है मॉडर्न अप्रोच में? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इसलिए डेटर डिक्लाइन हुए, आप करोगे उसे क्रेडिट। और कैश किस में आएगा? कैश आएगा एसेट्स में। कैश आपके पास आया, आपका बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए आप उसे करोगे डेबिट। और बैड डेट किस में आते हैं? एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का भी क्या रूल है? डेबिट द इंक्रीज, इसलिए आप बैड डेट को करोगे डेबिट। सो ये थी हमारी मॉडर्न अप्रोच से। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेसिकली ये रिलेटेड है आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री से रिलेटेड। अब आप सोचोगे कि सर ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है? सो आपको पता है आपका नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? आपका ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है? ख़त्म होता है वो 31 मार्च को। ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। सो जब 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, उस टाइम आपको पता है आप अपने अकाउंट्स क्लोज करोगे। सो जो भी आपके एसेट्स रहेंगे या लाइबिलिटीज़ रहेंगी, इसको आप क्या करते हो? नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करते हो। नेक्स्ट ईयर में क्यों ट्रांसफ़र करते हो? क्योंकि आपने बिजनेस सिर्फ 1 साल के लिए नहीं किया था। आप बिजनेस क्या एज्यूम करते हो कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न पे चलता रहेगा, मतलब एज इट इज़ चलता रहेगा लंबे टाइम के लिए। सो जो करंट ईयर के बैलेंस होते हैं, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, आप करंट ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करोगे। सो उसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, जिसे बोलते हैं हम ओपनिंग जर्नल एंट्री। सो ओपनिंग जर्नल एंट्री में आप क्या क्या ट्रांसफ़र करते हो? आप ट्रांसफ़र करते हो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़। सो आपको एक बात आपको ऑलरेडी क्लियर होगी कि
कि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। नॉर्मली एसेट्स का बैलेंस डेबिट रहेगा, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट रहेगा। और जो ओपनिंग जर्नल एंट्री रहेगी ये आप पास करोगे जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। जैसे कि सपोज करो आपका 2022 ईयर एंड हुआ है, सो ईयर अब कौन सा शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023। सो आप ओपनिंग जर्नल एंट्री कब पास करोगे, आप अपनी जर्नल एंट्री पास करोगे 1 अप्रैल 2023 को। सो यहाँ तक का था ओपनिंग जर्नल एंट्री से रिलेटेड सारे के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि आपको पता है एसेट्स के होते हैं डेबिट, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। सो आप क्या करोगे, आप जर्नल एंट्रीज में सारे के सारे एसेट्स डेबिट करोगे और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ करोगे क्रेडिट। और अगर उसने आपको कैपिटल दे रखा है तब आप कैपिटल को भी करोगे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल भी क्या होती है, कैपिटल का भी होता है क्रेडिट बैलेंस। काफ़ी बार एग्जामिनर आपको क्या देगा, सपोज करो उसने एसेट्स दे दिए और लाइबिलिटीज़ दे दी, बट उसने आपको कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया, तब वो उस सिचुएशन में क्या देगा, आपको एसेट्स की फिगर ज़्यादा देगा। सपोज करो एसेट्स दे दिए 10 लाख के, लाइबिलिटीज़ दी हैं सपोज करो 8 लाख की। सो अभी 2 लाख की बैलेंसिंग फिगर बची है, उसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, उसको आप रिकॉर्ड करोगे कैपिटल में। और ये कहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है, यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हुआ है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो ओपनिंग जर्नल एंट्री अगर वो आपको सिंपल देगा तब तो आपको सारे कंसेप्ट दे देगा कि एसेट्स इतने के हैं, लाइबिलिटीज़ इतने के हैं, कैपिटल इतने की हैं। बट अगर वो आपको सारे कंसेप्ट नहीं देता तब अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है उसको आप कंसीडर करोगे कैपिटल। और काफ़ी बार एग्जामिनर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का बैलेंस ज़्यादा देगा एज़ कंपेयर टू एसेट्स। उस टाइम आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड। सो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, उसको आप कंसीडर करोगे गुडविल। सो ये था आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी जर्नल एंट्री। तो उसने आपको जर्नल एंट्री दे रखी है, आपके पास कैश का बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, यहाँ तक उसने दे रखी है आपको एसेट्स। उसके बाद दे रखी है उसने आपको लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल सा लॉजिक है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट है। ओपनिंग जर्नल एंट्री आपकी कब पास होगी, 1 अप्रैल को। जो भी डेट उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद हम इस जर्नल एंट्री को पास कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट एसेट क्या है, कैश, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट। सेकंड क्या आपका बैंक, सो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। थर्ड वन इज स्टॉक, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। फोर्थ दे रखे हैं आपको डेटर्स, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट। और फिफ्थ दे रखी है आपको मशीनरी, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। और उसके बाद उसने आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स और कैपिटल। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद इसने बैलेंस क्या दे रखा है, कैश दे रखा है 8,000, लाइबिलिटी दे रखी है 20,000, स्टॉक दे रखा है 54,000, डेटर्स दे रखे हैं 47,000 और मशीनरी दे रखी है आपको 60,000। और उसके बाद उसने आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं 20,000 और आपको कैपिटल दे रखी है 2,20,000। और जब आप इनका टोटल करोगे तब आपको पता लगेगा कि उसने आपको क्रेडिट साइड ज़्यादा दे रखी है एज़ कंपेयर टू एसेट साइड। तब मैंने आपको क्या बताया था, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल के नेम से। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुडविल। सो यहाँ पर आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। और गुडविल में कितना अमाउंट आएगा, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर कितनी आ रही है,
क्रेडिट साइड का टोटल करो, इसमें से डेबिट साइड माइनस करके देखो, आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 31,000। सो ये पास कर दी हमने अपनी ओपनिंग जर्नल एंट्री। और उसके बाद आप नरेशन में क्या लिखोगे, आप यहाँ पर नरेशन में लिखोगे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्रोड डाउन, कि आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ या आप ब्रोड डाउन लिखो या आप कैरी फॉरवर्ड लिखो, जो आपको लिखना है आप वो सिंपली लिख सकते हो। सो ये थी आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री में बस आपको ध्यान क्या रखना है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट रहेगा, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट रहेगा। बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड आ रही है वो गुडविल रहेगी। बैलेंसिंग फिगर अगर लाइबिलिटी साइड आ रही है तब आपको चेक करना है, अगर कैपिटल दे रखी है तब वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और फिर भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है तब वो रहेगी आपकी कैपिटल। सो ये था ओपनिंग जर्नल एंट्री से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव 20,000 फ्रॉम राम विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, कि राम से आपको 20,000 मिले हैं जो कि आपने पहले बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे। मतलब जब आपने उसे बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे आपने राम का अकाउंट तो क्लोज कर दिया था। सो अब आपके किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, सबसे पहले आपको 20,000 मिले। सो आपको या तो कैश में मिला होगा या बैंक में मिला होगा। सो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको कैश में मिले हैं। सो पहले किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, कैश अकाउंट पे। और सेकंड आपको क्या रिकवर हुए हैं, आपको बैड डेट रिकवर हुए हैं। सो किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा आपका बैड डेट रिकवर अकाउंट पे। सो राम के अकाउंट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट किस पे आएगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट पे। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया ये तो हमने देख लिया। अब हम पहले से कर लेते हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश कहाँ पर आ रखा है, कैश आएगा रियल में। बैड डेट रिकवर कहाँ पर आएगा, बैड डेट रिकवर आएगा आपका नॉमिनल में। सो अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया इसलिए आप उसको करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट। बैड डेट रिकवर क्या होते हैं आपकी, बैड डेट रिकवर होती है आपकी एक टाइप से इनकम। सो आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। और अमाउंट कितना, अमाउंट मिला आपको 20,000 और यहाँ पर भी आप रिकॉर्ड करोगे 20,000। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे बीइंग बैड डेट रिकवर, और ये नरेशन लिख के आपकी जर्नल एंट्री क्लोज हो जाएगी। अब हम इसको कर लेते हैं एक बार मॉडर्न अप्रोच से, क्योंकि काफ़ी बच्चे मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं। सो मॉडर्न अप्रोच में आपका कैश कहाँ पर आ रखा है, एसेट्स में। बैड डेट रिकवर कहाँ पर आएगी, इनकम में। सो एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट द इंक्रीज। इंक्रीज हुए हैं इसलिए हम उसको करेंगे जर्नल एंट्री में डेबिट। और आपको इनकम मिली है, इनकम का क्या रूल है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। इनकम इंक्रीज हुई इसलिए हम उसको करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये थी एज पर मॉडर्न अप्रोच। और आप में से कोई भी अगर बच्चा दोनों अप्रोच फॉलो कर रहा है, सो एज पर माय ओपिनियन कोई एक अप्रोच अपनी फिक्स करो कि लाइक जिसमें आपको मास्टरी अचीव करनी है। अगर आप दोनों अप्रोच फॉलो करोगे ऑल्दो कोई मिस्टेक नहीं है, बट आप में से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आप कोई एक अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आपको दोनों अप्रोच इजी लग रही हैं तब आप दोनों भी कर सकते हो। बट एज़ पर माय ओपिनियन क्योंकि आपने अभी 11th शुरू करी है, सो अभी के लिए आप कोई भी एक सिंगल अप्रोच फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है उसने, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, कि आप अपनी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका आपका एक कंप्लीट चैप्टर है कि जब आपकी मशीन की वैल्यू डिक्लाइन होगी, किस किस कारणों से डिक्लाइन होती है, ये सब हम स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। सो अभी के लिए आप सिर्फ ये एज्यूम करके चलो, अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है उसको हम कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन में। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी होती है, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, वो सब हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी मशीन पे 50,000 की। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, डेप्रिसिएशन पे। सेकंड इम्पैक्ट आया होगा मशीनरी पे। सो डेप्रिसिएशन आप कहाँ पर कंसीडर करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस। सो नॉन कैश एक्सपेंस पहले हम इसे कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो पहला अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट पे इम्पैक्ट आया,
सेकंड इम्पैक्ट आया आपके मशीनरी अकाउंट पे। सो मशीनरी कहाँ पर आएगी, रियल में। डेप्रिसिएशन है आपका नॉन कैश एक्सपेंस, ये कहाँ पर आएगा, नॉमिनल में। सो नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, मतलब आपने खर्चा चार्ज किया। सो आप जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन को करोगे डेबिट। सो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन हुई है और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गोज आउट का मतलब ये नहीं होता कि मशीनरी आपकी बिल्डिंग से बाहर चल कर जाएगी। गोज आउट का मतलब होता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होगी। सो एसेट्स की वैल्यू किसकी डिक्लाइन हुई है, मशीनरी की। सो इसलिए आप मशीनरी को करोगे यहाँ पर क्रेडिट। सो मैंने यहाँ पर लिखा टू मशीनरी और अमाउंट कितना आएगा, 50,000 की मशीन थी, 10% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, मतलब कितने परसेंट चार्ज करी, 10%। 10% कितना आएगा 50,000 का, वो रहेगा 5,000। सो इसलिए आप डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे 5,000 से। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। सो ये हो चुकी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में डेप्रिसिएशन कहाँ पर आएगी, एक्सपेंसेस में। मशीनरी कहाँ पर आएगी, एसेट्स में। और दोनों का रूल क्या है, अगर इनमें इंक्रीमेंट होगा तब आप उसे डेबिट करोगे, अगर ये डिक्रीज होंगे तब आप उसे क्रेडिट करोगे। सो क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ आप उसे कर रहे हो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज हुए इसलिए आप उसे कर रहे हो क्रेडिट। सो ये थी डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। एंड आवर नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड बिल्डिंग एंड इशूड चेक ₹15 लाख, कि आपने बिल्डिंग परचेज करी और आपने चेक से पेमेंट कर दी। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, बिल्डिंग अकाउंट पे। और सेकंड किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, आपके बैंक अकाउंट पे, क्योंकि जब आपने चेक दिया होगा आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कटेगी। सो कहाँ पर इम्पैक्ट आया ये हमने देख लिया। अब हम इसे करते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्डिंग कहाँ पर आएगी, रियल अकाउंट में। बैंक कहाँ पर आएगा, बैंक आएगा आपके पर्सनल अकाउंट में। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गिवर कौन है, बैंक, इसलिए आप उसे जर्नल एंट्री में क्या करोगे, क्रेडिट। और बिल्डिंग कहाँ पर आ रही है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो अंदर क्या आई, मतलब आपके बिजनेस में क्या आया, बिल्डिंग। सो आप बिल्डिंग को क्या करोगे, डेबिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने पेमेंट चेक से करी है सो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट दे रखा है उसने आपको 15 लाख। सो आप अमाउंट रिकॉर्ड करोगे 15 लाख। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल्डिंग परचेज एंड पेमेंट मेड। ये हो चुकी है जर्नल एंट्री एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसे करते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में बिल्डिंग कहाँ पर आएगी, एसेट्स में। बैंक कहाँ पर आएगा, बैंक आएगा आपके एसेट्स में। सो दोनों का रूल क्या है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। सो इंक्रीज क्या हुआ, बिल्डिंग, ऑब्वियस सी बात है डेबिट करोगे। डिक्रीज किस में हुआ, बैंक अकाउंट में, आप उसको करोगे क्रेडिट। सो ये थी आपकी मॉडर्न अप्रोच से। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने हमें दे रखा है एनुअल रूटीन रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग 10,000 पेड, कि आपने बिल्डिंग के 10,000 की नॉर्मल रिपेयर कराई और वो आपने पे करी। अब ये कंसेप्ट समझने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है, जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो और परचेज करने के टाइम आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हो, जो कि लीगल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है। सपोज करो जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, सो आप बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराओगे, आप कोर्ट में चार्जेस पे करोगे, आप नोटरी चार्जेस पे करोगे। सो जब आप कोई एसेट्स परचेज करते हो, उस एसेट को परचेज करने से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है वो हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, वो हम डेबिट करते हैं उस एसेट अकाउंट में। उसे कभी भी हम नॉर्मल एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते। सो सपोज करो आपने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीदने के टाइम सपोज करो आपने रजिस्ट्री का चार्जेस पे किया,
आपने किसी लॉयर वगैरह को चार्जेस पे किए। सो ये सारे के सारे खर्चे आपने क्यों किए? बिल्डिंग परचेज करने के लिए। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी जब आप वो खर्चा पे करोगे? बिल्डिंग टू बैंक। इन सारे खर्चों का आप कभी भी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि आपका रूल क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी एसेट खरीदोगे, एसेट खरीदने के टाइम जितना भी आप खर्चा करोगे उस एसेट से रिलेटेड वो आप डेबिट करते हो एसेट्स अकाउंट में। और सपोज करो आपने बिल्डिंग खरीद ली, अब आपको पता है हर साल आपको उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। सो ये होते हैं आपके नॉर्मल रूटीन, मतलब डेली के खर्चे। आप इनको कभी भी एसेट्स अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि इनसे कभी भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होता। एसेट्स की वैल्यू में आप उन्हीं एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे जिससे आपको ये लग रहा है कि इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। लाइक आपने बिल्डिंग खरीदी, ऑब्वियस सी बात है रजिस्ट्री तो पे करनी पड़ेगी, इसलिए आपने डेबिट किया उसे एसेट्स अकाउंट में। बट एक बार जब आपने बिल्डिंग खरीद ली, आप हर साल उस पर पेंट करा रहे हो। सो पेंट तो नॉर्मल खर्चा है, वो आपको कराना पड़ेगा। सो आप उसे कभी भी बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे, उसको आप कहाँ पर डेबिट करोगे? नॉर्मल एक्सपेंसेस के अकाउंट में। और इसके अलावा आपको एक और आइटम क्या ध्यान में रखना है, काफ़ी बार आप एसेट्स खरीदते हो। सपोज करो आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 अप्रैल 2022 को, और आपने बिल्डिंग खरीदी सपोज करो 10 लाख की। 5 साल बाद आपने सपोज करो उस पर 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट किए। सो आपने उस पर 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट किए कितने साल बाद? 5 ईयर्स के बाद। सो जब आप ये फ्लोर कंस्ट्रक्ट, मतलब आपने उस पर 2 माले बनाए, सो ऑब्वियस सी बात है जब पहले बिल्डिंग सपोज करो आपकी 5 फ्लोर की थी, अब वो कितने फ्लोर की हो चुकी है? 7 फ्लोर की। सो क्योंकि ये खर्चा, इस खर्चे से क्या हुआ? आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, आप इसे डेबिट करोगे एसेट अकाउंट में। होप सो आपको ये सब का सब जो मैंने अभी आपको बताया क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछना। बस सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, वो एसेट में डेबिट होगा। जिससे उस एसेट की वैल्यू या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, वो आप डेबिट करते हो नॉर्मल एक्सपेंसेस में। जैसे आपने मशीन खरीदी, मशीन की नॉर्मल रिपेयर करा रहे हो, वो कहाँ पर डेबिट होगा? एक्सपेंस में। बट अगर आपने मशीन का कोई पार्ट रिप्लेस कराया, सपोज करो जैसे आपकी मोटरसाइकिल में कोई नया इंजन रिप्लेस कराया आपने, सो वो कहाँ पर डेबिट करोगे? एसेट अकाउंट में। सो अब आपको दे रखा है एनुअल रूटीन रिपेयर एक्सपेंसेस कितने के थे? 10,000 के। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? आपकी यहाँ पर जर्नल एंट्री रहेगी रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, और हम सपोज कर रहे हैं कि आपने पे करे हैं कैश में। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू कैश अकाउंट 10,000 और 10,000। अब हमने जर्नल एंट्री तो बना दी, अब इसके रूल भी सीखो कैसे बनी। पहला इम्पैक्ट किस पे आया? रिपेयर एक्सपेंसेस पे। सेकंड, आपने कैश में पेमेंट करी। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट, और कैश अकाउंट रियल में आता है। रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसे सीख लेते हैं मॉडर्न से। सो मॉडर्न में एक्सपेंसेस डेबिट करोगे क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और कैश एसेट्स में एसेट्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आप करोगे उसे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बार ये कंसेप्ट दोबारा से क्लियर करा दो। सो कंसेप्ट क्या है? सपोज करो आपने कोई एसेट खरीदा, एसेट खरीदने के टाइम जितना भी आपने खर्चा किया, या उसके बाद आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे उस एसेट की या तो नॉर्मल वैल्यू या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, आप उसे डेबिट करते हो एसेट अकाउंट में। और इसके अलावा जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उस एसेट से रिलेटेड, वो आप कहाँ पर डेबिट करते हो? वो आप डेबिट करते हो नॉर्मल एक्सपेंसेस में। सो ये था क्रक्स आपकी इन दोनों जर्नल एंट्रीज का। अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ मशीनरी ₹1 लाख कॉस्ट सोल्ड एट ₹1,20,000। 1 लाख की मशीन आपने 1,20,000 में बेच दी। एक तो आपको यहाँ से सिंपल सा क्या क्लियर हो रहा है कि आपको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्योंकि आपने 1 लाख का सामान 1,20,000 में बेच दिया, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ? आपको फ़ायदा हुआ है 20,000 का। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया? पहला इम्पैक्ट आएगा मशीनरी पे। सेकंड इम्पैक्ट आपको पेमेंट मिलेगी। सपोज करो हम मान लेते हैं कैश में पेमेंट मिली होगी।
सेकंड इम्पैक्ट आएगा कैश पे, और थर्ड इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा में बेची है तो आपको क्या हुआ है, आपको हुआ है प्रॉफिट। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया ये हमने देख लिया। अब हम इसे कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में मशीनरी कहाँ पर आएगी, एसेट्स में, और क्योंकि आपने मशीनरी बेची है सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे, मशीनरी को करोगे क्रेडिट। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू मशीनरी, और आपने क्या कैश में बेची है। सो कैश कितना है आपके पास, 1,20,000। कैश कहाँ पर आता है, रियल में। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश, इसलिए आप कैश को करोगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और थर्ड इम्पैक्ट किस पे आया, आपको फ़ायदा हुआ। सो फ़ायदा किस में आता है, नॉमिनल में। नॉमिनल का क्या रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब आपको यहाँ पर अमाउंट रिकॉर्ड करना है। कैश कितना आया होगा आपके पास, 1,20,000, इसलिए मैंने कैश अकाउंट में लिखा 1,20,000। मशीनरी कितने की थी, 1,00,000 की। सो मशीनरी का बैलेंस कितने से डिक्लाइन होगा, 1,00,000 से। और उसके बाद आपको 20,000 का फ़ायदा हुआ, वो आप रिकॉर्ड करोगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट में। सो ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसको कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में कैश आएगा एसेट्स में, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ इसलिए आप उसे कर रहे हो डेबिट। मशीनरी एसेट है, एसेट्स का बैलेंस रेड्यूस हुआ, आप उसे कर रहे हो क्रेडिट। गेन कहाँ पर आएगा, इनकम में, इनकम आपकी इंक्रीज हुई इसलिए आप उसे कर रहे हो क्रेडिट। सो ये थी आपकी मॉडर्न अप्रोच। अब इस क्वेश्चन में तो आपको गेन हुआ, काफ़ी बार क्या होगा, आपको एग्जामिनर देगा लॉस। सो लॉस की सिचुएशन में क्या रहेगी, लॉस क्या होता है आपका, लॉस होता है एज पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। उस सिचुएशन में आप लॉस को करते हैं यहाँ पर डेबिट। और अगर आप इसको मॉडर्न अप्रोच से करते हैं, सो मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तब भी आप मॉडर्न अप्रोच में उसको डेबिट करते। सो प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट करोगे, लॉस हो रहा है आप उसको करोगे डेबिट। सो ये थी आपकी लॉस की सिचुएशन में जर्नल एंट्री। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी लास्ट जर्नल एंट्री, जिसमें उसने आपको दे रखा है पेड मिससेलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000। आपने नॉर्मल मतलब छोटा मोटा खर्चा पे किया है, और वो कितने का था, 15,000 का। जैसे कि आपने नॉर्मल पोस्टेज और इसके अलावा जो बिजनेस में नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपने पे किए, और कितने, 15,000। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, पहला आएगा एक्सपेंसेस पे, सेकंड आएगा कैश पे। एक्सपेंसेस नॉमिनल में और कैश रियल में। कैश आपके बिजनेस से बाहर गया इसलिए आप उसे करोगे क्रेडिट, एक्सपेंसेस आपने पे करे इसलिए आप उसे करोगे डेबिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी सन्ड्री एक्सपेंसेस। चाहे आप यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखो, अगर आपकी विश है तो आप मिससेलेनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। सो चाहे सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगर आपकी विश है मिसलेनियस लिखना है तब आप वो भी लिख सकते हो। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 15,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 15,000। उसके बाद आप यहाँ पर नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और अब हम इस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, नॉर्मल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। कैश कहाँ पर आएगा, एसेट्स में। एसेट्स का बैलेंस रेड्यूस हुआ, क्रेडिट। और एक्सपेंसेस आपने पे करे, मतलब आपका एक्सपेंसेस का बैलेंस इंक्रीज हुआ है बिजनेस में। सो आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे कर रहे हो डेबिट। सो ये थी आपकी मॉडर्न अप्रोच। सो हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन मॉडर्न से भी सीखी, हमने ट्रेडिशनल से भी सीखी। आपकी जो विश हो आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.